गुड मॉर्निंग बच्चों। बस वेट करो, स्टार्ट करते हैं, 1-2 मिनट रुकेंगे। हाँ, चलिए। तो इंश्योरेंस क्लेम में फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर ली है। ठीक है, कि किस तरीके से हमें जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। जिसमें हमने कुछ केस करे और साथ में ये बताया था कि एवरेज क्लॉज कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। देन मैंने बताया कि कभी कभार आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नहीं दिया होगा। स्टार्ट है। ठीक है बेटा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको नहीं दिया होगा तो फिर आपको वो निकालना पड़ता है। अदरवाइज आपको जो जीपी रेशियो है वो नहीं दिया होगा तो जीपी रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा। ओके। और जब हम जीपी रेशियो निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम हमें पिछले साल का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें बनाना पड़ता है। और पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट से हम जीपी रेशियो भी निकालते हैं। राइट। तो ये सारे बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। पिछले साल के हम जीपी रेशियो को करंट ईयर में यूटिलाइज कर रहे थे। इसके पीछे हम ये एज्यूम करके हम इसमें चल रहे थे कि पिछले साल का बिजनेस एनवायरनमेंट और करंट ईयर का बिजनेस एनवायरनमेंट सेम है। मतलब जो परचेज रेट पिछले साल थे वही परचेज रेट हमारा इस साल में है। जो ही सेलिंग प्राइस का रेट पिछले साल में था वही सेलिंग प्राइस का रेट हमारा इस साल में है। राइट। तो क्योंकि पिछले साल से करंट ईयर में परचेज और सेलिंग प्राइस के रेट में कोई चेंज नहीं है, तो जो पिछले साल का जीपी रेशियो था वो करंट ईयर में भी वर्क करेगा। ये मान के हम पिछले साल के जीपी रेशियो को यूज कर रहे थे। बट कभी कभार सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें क्वेश्चन में ये खुद ही बोल देगा कि करंट ईयर के परचेज प्राइस पिछले साल के परचेज प्राइस के मुकाबले डिफरेंट है। ऐसे करंट ईयर में जो सेलिंग प्राइस है वो पिछले साल के जो सेलिंग प्राइस थे उससे अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंट है। तो जब करंट ईयर में परचेज का प्राइस सेल का प्राइस पिछले साल से डिफरेंट होगा तो पिछले साल का जीपी रेशियो करंट ईयर में एज इट इज काम नहीं करेगा। तो हमें जीपी रेशियो में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। राइट। तो आज की क्लास में हमने ये सीखना है कि जीपी रेशियो में क्या एडजस्टमेंट करेंगे अगर करंट ईयर में परचेज के रेट और सेल के रेट प्रीवियस ईयर के मुकाबले डिफरेंट हो। चलिए, तो हेडिंग है आज की हमारी एडजस्टमेंट टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एडजस्टमेंट टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। So far, we were assuming that, अब तक हम ये मान के चल रहे थे जीपी रेशो of previous year is equal to
GP ratio of current year. We were assuming that business environment is same for previous year and current year. प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट सेम है, हम ये मान के चल रहे थे. We were assuming that rates of purchases and sales are similar for both years. हम ये मान के चल रहे थे कि दोनों ईयर का जो परचेज का रेट है और जो सेल का रेट है वो क्या है, डिफरेंट है. बट sometime the rates of purchase and sales may be different from previous year, may be different from previous year in current year. In such a case, after calculating GP ratio from previous year trading account, some adjustment is required. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं. अब तक हम ये मान के चल रहे थे कि जीपी रेशियो पिछले साल का करंट ईयर के जीपी रेशियो के बराबर है. हम ये मान रहे थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर के लिए और करंट ईयर के लिए सेम है. हम ये मान के चल रहे थे कि जो परचेज का रेट है और जो वो सेल का रेट है वो दोनों साल के लिए सेम है. बट कभी कभार ऐसा होगा कि परचेज का रेट, सेल का रेट प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में डिफरेंट होगा. जैसे बोलेगा कि करंट ईयर में परचेज का रेट 5% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले, सेलिंग प्राइस का जो रेट है वो करंट ईयर में 5% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले, राइट. इन सच ए केस अगर ऐसा बोलेगा तो आफ्टर कैलकुलेटिंग जीपी रेशियो फ्रॉम प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो पहले हम क्या करेंगे, पिछले साल का जीपी रेशियो तो निकालेंगे, जो कि हम नॉर्मली पिछले क्लास में हमने निकालना सीखा कि लास्ट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो बनेगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, परचेज डालेंगे, सेल्स डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, वेजेस डालेंगे. ये सब करने के बाद लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और लास्ट ईयर का जीपी रेशियो निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100. तो जीपी रेशियो तो निकालना है, लेकिन जीपी रेशियो निकालने के बाद भी अब आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. फिर जाके फर्स्ट ईयर में, मतलब कि करंट ईयर में आप उस जीपी रेशियो को यूज करोगे. ठीक है, तो एडजस्टमेंट कैसे कैसे होगी, तो देयर आर टू मेथड्स, या बोल सकता हूँ सिचुएशंस. केस 1, when stock is valued by FIFO मेथड. पहला है स्टॉक जब FIFO मेथड से यूज होता है. केस सेकंड, when stock is valued by weighted average cost method. by weighted average cost method. ठीक है,
दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो से होती है, और दूसरा है जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से होती है। क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो हम दोनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। ठीक है सर, या तो मान के चलते हैं कि फीफो यूज हो रहा है, या मान के चलते हैं कि वेटेड एवरेज यूज हो रहा है। लीफो क्यों नहीं लेते? लीफो को क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो AS2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो AS2 जो है वो लीफो लगाने से मना करता है। ठीक है, AS2 जो है वो लीफो लगाने से मना करता है, क्योंकि लीफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओल्डेस्ट प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, करंट मार्केट प्राइस से मैच नहीं करता, इसलिए AS2 बोलता है लीफो को यूज नहीं करना। आप चाहे फीफो यूज करो या वेटेड एवरेज यूज करो, उसके अलावा और भी ऑप्शन उसपे दिए गए हैं। जब AS2 पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने दो दो सिचुएशन होती है कि स्टॉक अगर फीफो से निकालना है तो जीपी रेशियो में एडजस्टमेंट कैसे होगी, और अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से निकालना है तो जीपी रेशियो में एडजस्टमेंट क्या होगी। ये दोनों केस हमने आज की क्लास में देखनी है। एग्जाम में कुछ भी नहीं बोला होगा कि स्टॉक किस तरीके से वैल्यू किया जा रहा है, तो फीफो या वेटेड एवरेज दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि अगर आप कॉस्टिंग में जब पढ़ते थे फीफो और वेटेड एवरेज, तो आपको याद होगा कि आंसर डिफरेंट आता है ना। अगर मेरे सामने कोई डेटा दिया है और मैं उसको फीफो से सॉल्व करूं और फिर उसी को मैं वेटेड एवरेज से सॉल्व करूं, तो मंथ के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक निकलता था वो दोनों में डिफरेंट निकलता, राइट। ऑल्दो दोनों ही आंसर को सही माना जाता था। तो इसमें भी क्या होगा, अगर सपोज मान लो एक क्वेश्चन आया, आप फीफो से कर रहे हो क्वेश्चन को और आपका फ्रेंड कर रहा है उसको वेटेड एवरेज से, दोनों ने सही किया है और दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। एग्जाम में मार्क्स दोनों में मिलेंगे, एग्जाम में मार्क्स दोनों में मिलेंगे। अगर एग्जाम ओल्ड अभी जो लेटेस्ट फॉर्मेट हुआ था उसी तरीके से होता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे सारे के सारे, तो उसमें आपको बोल देगा कि आपको क्लोजिंग स्टॉक फीफो से निकालना है या फिर वेटेड से निकालना है ना, क्योंकि उसमें तो तभी आंसर मैच करेगा आपका एक, जब आपको मेथड क्वेश्चन में पता होगा। अदरवाइज दो आंसर आएंगे और दोनों ही आंसर पॉसिबल। कैसे करेंगे देखिए, पहले इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम कल की तरह। ये हमारा करंट ईयर है, करंट ईयर है से 2019-20। चलिए, यहाँ हमारा साल जो है वो स्टार्ट हुआ 1/4/2019 को स्टार्ट हुआ, और इट वाज सपोज टू एंड ऑन 31 मार्च 20। यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है मान लीजिए 60,000 का है। फिर एक अनफॉर्चुनेट डे आता है, अनफॉर्चुनेट डे आता है, उस अनफॉर्चुनेट डे में आग लग जाती है। सर हम बार बार आग ही क्यों लगाते हैं? हमारे सिलेबस में लॉस बाय फायर ही कवर है। ठीक है, अदरवाइज लॉस बाय फ्लड भी होता है और लॉस बाय राइट्स भी होता है, पर उसके फैक्टर्स अलग होते हैं। हमें केवल लॉस बाय फायर ही कवर करना है। तो यहाँ पर आग लगी, और ये डेट जो थी हमारी, कोई भी डेट ले लेते हैं रैंडमली, मान लीजिए ये 16/10/2019 थी, यहाँ पे आग लगी। अब इस दिन कितना क्लोजिंग स्टॉक है, वी डू नॉट नो। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में आपको यहाँ से यहाँ तक का डेटा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा दिया हुआ है। कहता है इन बिटवीन जो हमारी परचेजेज हुई थी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर, ये परचेजेस हमारी सपोज 8 लाख की हुई है। सेल जो हमारे यहाँ पर हुई है वो 10 लाख की हुई है, और पेजेस मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की है। उसके बाद इन प्रीवियस ईयर 2018-19, 18-19 के लिए ओपनिंग स्टॉक बताता है आपको 40,000, परचेजेस बता रहा है आपको 13,60,000,
वेजेस 2 लाख और सेल्स है हमारी 20 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक इस दिन का नहीं पता। इसके अलावा क्वेश्चन में अलग डेटा दे रखा है। हमें क्वेश्चन में कहता है सम इन शॉर्ट। सम इन शॉर्ट का मतलब कितने की पॉलिसी कराई है आपने, तो 2.5 लाख की पॉलिसी कराई है आपने। ठीक है, सम इन शॉर्ट आपका 2.5 लाख रुपए का है। इतने का कवर आपने लिया है। और स्टॉक सैलवेज आपका 65,000 का है। ठीक है, स्टॉक सैलवेज आपको 65,000 का है। तो पहले एग्जांपल लिख लें, इसके अलावा कुछ डेटा इसमें दिया होगा। इतना करो पहले। तो पहले प्रॉपरली पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखने हैं आपको, ताकि जब एग्जाम का टाइम हो तो सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम ज़्यादा होता नहीं है। तो अगर आप कंसेप्ट ही पढ़ के चले जाएंगे तो वहीं से आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया होता है और ऐसे ऐसे में करना होता है ना। और कंसेप्चुअल चीज़ें तो बहुत अच्छे से आपको लिखनी है। अभी तो क्योंकि क्लासें ऐसे हो रही है ऑनलाइन, दिल्ली में जब फेस टू फेस क्लासें होती थी तो मैं अपनी क्लास में क्या करता था, अकाउंट्स की कॉपी बच्चों से बनवाता था मैं 2। तो बेटा दो दो कॉपी बनानी है आपने। 2 क्यों सर? एक अकाउंट्स की कॉपी ऐसी होगी जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होगी। कॉन्सेप्ट मीन जिसमें मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसमें सिचुएशन क्या नाम है बना के सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक कॉपी सिर्फ कॉन्सेप्ट की, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा, मेरे खुद के एग्जाम्पल, थ्योरी और उनके सॉल्यूशन। और जब हम सेम में मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं या पास एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए कॉपी दूसरी बनाओ। अब कंसेप्चुअल कॉपी अलग होने का मतलब फायदा क्या रहता है कि एग्जाम टाइम में रिवीजन करना आपके लिए आसान रहता है ना। अगर आप कंसेप्चुअल चीजें देख लो, क्योंकि उसी में थ्योरी भी है एग्जाम्पल भी है, तो आपकी रिवीजन हो जाती है अच्छे से। तो अगर एक कर सकते हैं तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। राइट, एक कॉपी बनाओगे तो भी आपका चलेगा। बस कंसेप्चुअल चीजें अच्छे से आपको रिवाइज करनी है। चलिए पहले ये क्वेश्चन लिख लो और फिर इसमें हम बताते हैं क्या केस है हमारे सामने। जब हो जाएगा तो बताना। सर थोड़ी कर दीजिए, थ्योरी का क्वेश्चन लिखना है। राइट, इसकी आप पिक पिक ले लो आप, है ना, इसका पिक ले लो ताकि छूट गया था बाद में लिख लो उसको। सर थोड़ा सा नीचे। ओके, सर राइट। ये बेटा बाकी लोग बताइए, क्वेश्चन लिख लिया है पूरा? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन में एक चीज बोल देगा आपको, बोल देगा इन करंट ईयर 2019-20 2019-20 में आपको बताता है कि rates of purchase have gone up by 25%, whereas rates of sale has gone up by 20%। चलो, कहता है करंट ईयर में जो परचेज के रेट हैं वो 25% बढ़ चुके हैं। मींस पिछले साल जो आइटम हम 100 रुपए में खरीदते थे, इस साल वो आइटम हमें 125 में मिल रहा है। तो परचेज के रेट बढ़ गए हैं 25% से। और पिछले साल जो हमारे सेल्स के रेट थे उसके मुकाबले करंट ईयर में 20% का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब पिछले साल जो आइटम हम 100 रुपए में बेच रहे थे, इस साल हम उसको 120 में बेच रहे हैं। राइट, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। केस 1 जब हम फीफो मान के चल रहे हैं, और केस 2 है जब हम वेटेड एवरेज मान के चल रहे हैं।
ठीक है, तो पहले ये दिखाता हूँ कि फीफो से अगर हो रहा है तो काम कैसे होगा। चलिए, एज्यूमिंग स्टॉक इज वैल्यूड बाय फीफो मेथड। ठीक है, केस 1 से चलेंगे पहले। एज्यूमिंग स्टॉक इज वैल्यूड बाय फीफो मेथड। चलिए, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। हम लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और पिछला साल हमारा जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2019 को हो रहा है। ये बनाने प्रीवियस ईयर के लिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, debit credit, राइट। तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनेगा, अभी इसमें कुछ चेंज नहीं है। हम पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, पिछले साल की परचेजेस डालेंगे, पिछले साल की सेल्स, देन वेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर, देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, and by this we will get gross profit of previous year as balance sheet। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं क्या क्या है। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है 40,000, और ये है 13,60,000, और ये है 2 लाख। तो पहले 40, 13, 60, 2 लाख ये लिख देते हैं। चलिए, 40,000, 13,60,000, देन 2 लाख। सेल आई गेस 20 लाख गिवन, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। सेल्स 20 लाख है, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया बेटा हमें। यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से निकालूं बताओ? नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक से। नेक्स्ट ईयर का, 60,000 नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर? करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। राइट, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो कि 60,000 है। ओके, तो 60,000 यहाँ आ गया हमारा। ये सब करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, कितना आता है? 4,60,000। 4,60,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। चलो, अब यहाँ से जीपी रेशियो भी निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। जीपी 3,40,000 आएगा। अच्छा, चेक कर लो बेटा बाकी लोग भी, ये 340 आ रहा है क्या? एक बार फिर से देख लो। 20,60,000 माइनस 40, 13,60 और 2 लाख। देखो एक बार, चेक कर लो जीपी का अमाउंट। एक बार दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 4,60,000 आ रहा है। 4,60,000, 4,60 आ रहे हैं। चलिए ठीक है बेटा, जो 360 कह रहे थे चेक कर लिया। ओके, कितना आ रहा है बेटा जीपी? 4,60 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो जीपी रेशियो क्या बना? इज इट 23%? बताइए, क्या ये 23%। हाँ, तो ये आ रहा है 23%, राइट। ओके, अब देखो फीफो वाले मेथड में क्या होता रहता है बेटा। फीफो मेथड में क्या होता रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है वो पहले चला जाता है। जो पहले आएगा वो पहले चला जाएगा, राइट। इसका मतलब फीफो मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो कौन से प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा? वो लेटेस्ट प्राइस को रिफ्लेक्ट करेगा या ओल्ड रेट को रिफ्लेक्ट करेगा? लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट को, क्योंकि फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना पहले निकल जाता है। तो फीफो में हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर बचा, क्लोजिंग स्टॉक जो भी डे ऑन फायर बचा,
वो सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक लेटेस्ट प्राइस का ही होगा, क्योंकि पुराने प्राइस वाला जो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड है, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के परचेस प्राइस के बेस पे होगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर में हमने एज ए ओपनिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड किया, और हम ये मानेंगे कि ये ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में सबसे पहले बेचा होगा, क्योंकि फीफो में पुराना माल हम पहले बेचते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फीफो मेथड में जो भी हमारे पास इन्वेंट्री होगी वो लेटेस्ट प्राइस को ही रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। अब हम क्या करेंगे देखो, तो पहले ये लाइन लिखा हूं आपके लिए, एग्जाम में लिख के नहीं आना है। इन फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक on day of fire will reflect latest purchase price. So first of all, we will prepare current year's trading account up to day of fire at old rates. पहले हम ये मान के चलेंगे, अगर करंट ईयर में रेट नहीं बढ़ते, अगर परचेज का प्राइस महंगा नहीं होता, अगर सेल का प्राइस महंगा नहीं होता, तो हमारी परचेज किस वैल्यू पर होती, हमारी सेल्स किस वैल्यू पे होती, है ना। क्वेश्चन में बोल दिया है कि परचेज का रेट 25% बढ़ गया है, सेल का रेट 20% बढ़ गया है। हम ये चेक करेंगे कि अगर रेट बढ़ते ही नहीं, अगर परचेज के रेट सेल के रेट बढ़ते ही नहीं, तो हमारी परचेज की क्या वैल्यू होती और हमारी सेल्स की वैल्यू क्या होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर करंट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डे ऑफ फायर एट ओल्ड रेट्स, ठीक है। फ्रॉम देयर we will get closing stock on day of fire at old rates। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी ओल्ड रेट पे निकलेगा, जिसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे, which will be converted according to करंट रेट। उसको करंट रेट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो ये तो मैंने पूरा बताया आपको प्रोसीजर। तो प्रोसीजर ये अप्लाई होगा, ये एग्जाम में लिख के नहीं आना, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्या बोला है मैंने, देखो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, वहां से जीपी रेशियो 23% आ गया। चलो अब करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना। आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/4/19 से लेकर कब आग लगी है जी, कब था वो अनफॉर्चुनेट डे, 16/10/2019, है ना, 16/10/2019, 16/10/2019, ठीक है। चलिए पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक मुझे बताओ पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है, राइट। पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 60,000 था, जो कि करंट ईयर का ओपनिंग बन गया। ये ओपनिंग स्टॉक पुराने रेट पर होगा, ओल्ड रेट पर होगा, या नए वाले रेट पे होगा, व्हाट डू यू थिंक। नए वाले रेट पे सर। लेटेस्ट प्राइस पे सर। ओपनिंग स्टॉक तो नए रेट पे नहीं होगा बेटा, गलत बोल रहे हो। ओपनिंग स्टॉक आपके पुराने रेट पे होगा, क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पुराने ईयर का, पिछले साल का लेफ्ट आउट स्टॉक होता है, बचा हुआ स्टॉक होता है। तो पिछले साल तो हमने जो भी परचेज करी होगी वो पुराने रेट पर करी, वो हमने पुराने रेट पे करी होगी ना। सपोज मान लो कि आप मैंगो परचेज करके लाए हो आज,
आज मैंगो का रेट है 100 रुपीज किलो, 100 रुपये किलो मिल रहा है आपको। तो जितने मैंगो आप लाए थे उसमें से अभी सपोज मान लीजिए 1 किलो मैंगो आपके घर में पड़ा हुआ है, 1 किलो मैंगो आपके घर में पड़ा हुआ है। तो आज मॉर्निंग में परचेज किया, रात में 1 किलो मैंगो पड़ा हुआ है आपके पास, तो वो 1 किलो आज के रेट, जो मैंगो बच गया आपके पास वो आज के रेट पर है। अगले साल आप मार्केट में जाते हो, अगले साल ही अगले दिन मार्केट में जाते हो, सेम मैंगो वाला कहता है कि रेट बढ़ गया है, अब 120 रुपये किलो मिलेगा। तो ठीक है, तो आप 5 किलो मैंगो और क्या नाम है ले आते हो 120 के हिसाब से। तो मैं ये कह रहा हूँ आपका जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा नेक्स्ट डे, जो कि फर्स्ट डे का क्लोजिंग स्टॉक था, वो तो 100 रुपये के ही रेट के हिसाब से होगा ना, वो तो 100 रुपये पर केजी के रेट पर है। तो ओपनिंग स्टॉक तो पुराने रेट पे ही होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का बचा हुआ होता है, और प्रीवियस ईयर तो जो परचेज के रेट थे, जो सेल के रेट थे, हमने उसी के हिसाब से बिजनेस किया होगा। करंट ईयर में जो हम फ्रेश खरीदेंगे वो महंगा मिलेगा, करंट ईयर में जो हम बेचेंगे वो हम महंगे रेट पर बेचेंगे, बट ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो तो प्रीवियस ईयर के रेट पे होगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक तो सर हमने ऐसे के ऐसे ले लिया, ठीक है, 60,000। ये ध्यान रखना, ये जो हम पूरा अकाउंट बनाएंगे अब हम प्रीवियस ईयर के रेट के हिसाब से बनाएंगे, एट प्रीवियस ईयर रेट्स। मतलब अगर रेट नहीं बढ़ते तो हमें परचेस वैल्यू कितने की मिलती है, सेल वैल्यू कितने की मिलती है। तो मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक तो पहले से ही ओल्ड रेट पर है, इस पे कुछ नहीं करना। अब परचेस में आ जाइए सर। परचेजेस हमें जो दे रखी है बेटा, इफ यू कैन सी, परचेजेस फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर अप टू द डे ऑफ फायर पर रुपीज 8 लाख। करंट ईयर में हमने 8 लाख की परचेज करी है। अब 8 लाख की परचेज हमने करंट ईयर में करी है, तो करंट ईयर में तो रेट इंक्रीज हो गए थे, करंट ईयर में तो रेट इंक्रीज हो गए थे, कितने, 25%। इसका मतलब ये जो हमने 8 लाख की परचेज करी है ना, ये 25% बढ़ने के बाद जो रेट आया था उस रेट के हिसाब से खरीदी है, उस रेट के हिसाब से खरीदी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर देना, ठीक है? तो आप उसका आंसर देना। आप मार्केट से अपने लिए सपोज मैंगो परचेज करने के लिए जाते हो, और मैंगो वाला आपको कहता है कि सर 120 रुपये पर किलो मिलेगा, 120 पर किलो आपको मिलेगा। तो साथ साथ वो आपको ये भी क्या नाम है कि मतलब बता रहा है कि भाई साहब प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है कल के मुकाबले, है ना, कल के मुकाबले मैंगो का प्राइस 20% बढ़ गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि 120 रुपये नया प्राइस है और ये 20% बढ़ने के बाद है, 20% बढ़ने के बाद है, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि 20% बढ़ने से पहले इसका प्राइस क्या रहा होगा? एनीवन? 100 100 रहा होगा। ये 100 आपने निकाला कैसे, आपने? ऐसे क्या होगा ना कि सर ये जो 120 है ये 20% बढ़ने के बाद है, तो मतलब ये 120 के रेट पर है। हमें निकालना है बढ़ने से पहले कितना था, 100, तो 100 से इंटू कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। टेक्निकली तो ऐसे क्या होगा, ऑल्दो इतना सोचा नहीं होगा। आपने सोचा होगा सर 100 था, 100 में 20% बढ़ के तो 120 हुआ होगा। मान लो मैं 100 की वैल्यू नहीं लेता, मैं ऐसे बोलता हूँ कि कोई चीज आप 600 रुपये में खरीद रहे हो, कोई चीज आप 600 रुपये में खरीद रहे हो सपोज, तो दुकानदार कहता है भाई साहब इसका रेट 600 रुपये हो गया है और ये 20% बढ़ गया है। अब मुझे बताओ, अगर 600 रुपये 20% बढ़ने के बाद है तो बढ़ने से पहले क्या प्राइस था इसका? एनीवन? कोई चीज आप 600 में खरीद रहे हो और ये 20% बढ़ने के बाद, बढ़ने से पहले कितना प्राइस रहा होगा इसका? गैस करो। कोई चीज अब 600 की हो गई है और ये 20% बढ़ने के बाद हुई है, तो पहले कितना प्राइस रहा होगा? कैसे निकालें? 500। 500 रुपये। कैसे आया 500 रुपये? आप ये बोलोगे, पहले लिखोगे 600 लिखोगे, पहले 600 लिखोगे, हाँ, Is the 600 divided by 120 into 100? राइट। आप बोलोगे कि ये 600 20% बढ़ने के बाद है, इसका मतलब ये 120 पर है, तो ये 600 के अंदर 20% की इंक्रीज हो चुकी है, तो मैं इसको 120 से डिवाइड करूँगा और निकालना मुझे क्या है, ओल्ड वाली वैल्यू, तो 100 से इंटू करूंगा। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल। मान लो कोई चीज आप सपोज मान के चलो कि 2000 में परचेज कर रहे हो, कोई चीज आप 2000 में परचेज कर रहे हो, शॉपकीपर कह रहा है सर ये 25% बढ़ने के बाद आज इसका रेट जो है वो 2000 रुपये हो गया है।
मैंने आपसे पूछना है कि अगर ये 2000 रुपये हो गया है 25% बढ़ने के बाद, तो पहले क्या रेट था इसका, कैसे कैसे निकालोगे? 2000 रुपये रेट हो गया है 1600. 25% बढ़ने के बाद। हाँ, तो ये कैसे निकाला? आपने बोला सर ये 2000 ना 25% बढ़ने के बाद है ना, तो ये 125 पर है, ये 125 पर है। 100 वाली चीज 125 की हो गई होगी। 100 पे ही रहती तो कितनी होती? तो ये आएगा आपका 1600 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है कि आप इस तरीके से बेस बना के चीजों को कन्वर्ट करते हैं। नाउ अब यही लॉजिक हम परचेज के रेट पे लगाएंगे और सेल के रेट पे लगाएंगे। हमें ये पता लगाना है कि अगर ये चीजें नहीं बढ़ती तो मुझे मेरा माल कितने में मिलता, परचेज का माल कितने में मिलता। अगर रेट नहीं बढ़ते तो मैं अपना माल कितने में बेचता। चलिए, तो मेरी जो परचेज है करंट ईयर की वो 8 लाख रुपए की है, लेकिन ये 8 लाख रुपए जो मैंने दिए हैं ये तो मैंने बड़े हुए प्राइस दिए हैं। कितना बढ़ने के बाद? ये सर परचेज प्राइस हमारे 25% बढ़ने के बाद है। अगर 8 लाख 25% बढ़ने के बाद हैं तो बताइए मेरे बच्चों, नहीं बढ़ता प्राइस तो कितना देना पड़ता? तो आप क्या करोगे, इस 8 लाख को 125 से डिवाइड करोगे क्योंकि 25% बढ़ने के बाद है, और 100 से इंटू करोगे। कितना आएगा? 6,40,000। ये आ गया 6,40,000। तो 6,40,000 की वैल्यू आपके यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, अगर रेट नहीं बढ़ते तो ये माल जो मैंने 8 लाख में खरीदा है ये मुझे 6,40 का मिलता। सेम ऐसे सेल के बारे में आ जाओ सर, सेल्स आ जाओ। करंट ईयर में आपने जो सेल करी है वो करी है 10 लाख रुपए। ठीक है सर, करंट ईयर में 10 लाख की सेल करी है। अब क्या पिछले साल का सेलिंग प्राइस का रेट करंट ईयर का सेलिंग प्राइस का रेट सेम है? अगर सेम है तो 10 लाख को 10 लाख ही ले लेंगे, लेकिन सेम है नहीं। यहाँ भी कहानी बोल दी, कह रहा है रेट ऑफ सेल्स हैज गॉन अप बाय 20%। करंट ईयर में सेलिंग प्राइस 20% बढ़ चुके हैं। तो ये जो आपने 10 लाख में बेचा है ये 20% बढ़ने के बाद बेचा है। अगेन यू विल आस्क योर सेल्फ कि अगर ये नहीं बढ़ता तो मैं कितने में बेचता? तो 120 से डिवाइड करूंगा और 100 से इंटू करूंगा। अब ये डेसिमल में वैल्यू आएगी, बताओ कितनी आती? एनीवन? 10 लाख डिवाइड बाई 21 इंटू 100। 33,333. नहीं 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 नहीं, आपने शायद इंटू 20 से कर दिया। 8,33,000। अच्छा 8 लाख कुछ आएगा। हाँ, मुझे सिर्फ विशाल का 33,000 सुनाई दिया। 8,33,333 ये वैल्यू आ गई। वेजेस के रेट कुछ नहीं बोला हुआ, तो वेजेस ये मानेंगे वेजेस के रेट पिछले साल के रेट के बराबर, नो चेंज। तो वेजेस आपको 1 लाख की दे रखी है तो 1 लाख पे लेंगे। अगर वेजेस में भी बोलता कि वेज के रेट 5% बढ़ गए हैं तो अगेन 105 से डिवाइड करना पड़ता, 100 से इंटू करना पड़ता। कुछ नहीं बोला हुआ, हम ये मानेंगे लेबर के रेट सेम है। अब मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा कैसे सर? 8,33,333 मेरी सेल्स है जो कन्वर्ट करने के बाद आई है। जीपी रेशियो मेरा 23% आया है। ठीक है, अब मैंने जीपी रेशियो निकाल दिया। ये जीपी रेशियो पुराने रेट के आधार पे है। ये जीपी रेशियो पुराना वाला था, तो हमने सारे आइटम को पहले पुराना बनाया। ये पहले से ही पुराना है, ये भी पुराना है, ये पुराने रेट पर ही है, ये पुराने रेट पर है। क्योंकि जीपी रेशियो पुराना है तो पहले हम सारे आइटम को पुराने रेट पे लाएंगे। तो 8,33,333 का 23% निकालो और ये भी डेसिमल में आएगा। बताओ राउंड ऑफ करके कितनी वैल्यू आती है? 1,91,667. 1,91,667। चलो, अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट फिगर। One lakh 58,334. 1,58,334 इज इट? बाकी लोग भी वेरीफाई करना। 1,58,334। Yes, sir. ठीक है बेटा,
तो यहाँ से हमारे पास 158,334 हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। एवरीवन, यहाँ तक समझ आया या नहीं? तो ये हमने जो कन्वर्जन किया है ये बात समझ में आ गई थी। बाय वी आर डिवाइडिंग बाय 125 और यहाँ पर 120 से क्यों हमने डिवाइड किया? Yes, बताओ sir. हाँ, बताओ हाँ है ना सब लोग? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? शेखर भी शायद आज बैच में आए, समझ में आ रहा है? कोई शेखर के नाम से बच्चा है, कौन है या नहीं है क्लास में? नहीं, सुभाजीत के नाम से। सुभाजीत समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। राइट। अब मुझे ये बताओ, ये ओल्ड रेट पर है, ये ओल्ड रेट पर है। तो जो सोजल है वो पूछ रहा है सर कैसे मालूम चलेगा फीफो लग रहा है? कुछ नहीं बोला हो तो बेटा कोई भी लगा लो, मैंने बोला ना। कुछ नहीं बोला होगा तो चाहे फीफो से करो चाहे वेटेड से करो। जहाँ क्वेश्चन में बोल देगा फीफो ही लगाना है वहाँ फीफो ही करोगे, जहाँ क्वेश्चन में बोल देगा वेटेड लगाना है वहाँ वेटेड लगेगा, जहाँ कुछ नहीं बोला हुआ वहाँ कोई भी लगा दो। तो ये ओल्ड रेट पर है, ये परचेज भी ओल्ड रेट पर है, वेजेस भी ओल्ड रेट पर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। सेल्स हमारी ओल्ड रेट पर है, प्रॉफिट भी ओल्ड रेट के हिसाब से निकला है। अगर सब कुछ पुराना है तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी कौन से रेट पे निकलेगा? Great. ओल्ड रेट पे। लेकिन ओल्ड रेट तो करंट ईयर में है नहीं ना, करंट ईयर में रेट तो बढ़ गए हैं सर। करंट ईयर में रियलिटी ये है कि रेट तो बढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर? देखो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा। अरे यार रुको, देखो बेटा 2 मिनट। हाँ, तो एक बार थोड़ा सा हैंग हो जाता है फॉर सम सेकंड्स, इट नीड्स ब्रेक, कभी ब्रेक मांगने लग जाता है ये। चलिए नाउ सर, तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे के सारे आइटम पुराने रेट पे ही निकले हैं, जबकि सच्चाई ये है कि करंट ईयर में चीजें बढ़ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? नाउ क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर एट ओल्ड रेट्स, और आई शुड से प्रीवियस ईयर रेट्स। तो ये हमने निकाला है अभी जस्ट ऊपर, ये आया है 1,58,334। इतना ही आया था ना, 1,58,334। बट करंट ईयर में परचेज का प्राइस तो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 25% इंक्रीज बढ़ गया है करंट ईयर में। तो इसको बढ़ाना तो पड़ेगा, नए रेट पे लाना तो पड़ेगा। तो 158,334 का 25% निकालो, कितना आएगा बताइए? 158,334 का 25% जी। 39,584. 39,584। तो ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, ऑन डे ऑफ फायर एट करंट ईयर्स रेट्स। इसको प्लस कर दो। 25% कैसे आया थोड़ा बताएंगे? हाँ, क्योंकि करंट ईयर में जो परचेज का प्राइस है वो 25% बढ़ गया। ये बोला हुआ था ना कि करंट ईयर में हमारा परचेज का प्राइस 25% बढ़ गया है। अब क्योंकि हम फीफो मेथड लगा रहे हैं, तो फीफो में ये मतलब होगा कि ओपनिंग स्टॉक तो बिक गया होगा, क्योंकि पुराना माल सबसे पहले बिकता है फीफो में। जो बच जाता है वो नया वो आपका नया वाला बचता है। तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा वो नया वाला ही तो बचा होगा, तो नए वाले को तो नए वाले रेट पे वैल्यू करना पड़ेगा। ऊपर से जो नया वाला स्टॉक निकला हमारा, जो करंट ईयर की परचेज का बचा हुआ पार्ट है, दिस स्टॉक बिलोंग्स टू दिस, ये 150 334 640 में से बचा है।
क्योंकि फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगता है, मतलब ये जो 60,000 है ये तो पूरा पूरा बिक गया होगा, ये 60,000 सबसे पहले बेच दिया होगा, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो जो भी हमारे पास बचेगा वो नया वाला ही तो बचेगा आउट ऑफ 640। अब ये नया वाला अगर 158,334 है तो ये तो नए रेट के हिसाब से इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। नया रेट क्या है, करंट ईयर में परचेज के रेट 25% बढ़ गए हैं, इससे 158,334 जो कि ओल्ड वैल्यू पे था इसको नए रेट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। हो गया सर। तो प्लस करो कितना आता है 1,97,918। 918, 197,918। आप इसको ऐसे निकालो या इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे कि 158,334 का 125% निकाल लो, सिंपल सी बात है। 25% बढ़ने के बाद है ना, तो 125% निकाल दो तो भी आपका ये आ जाए। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 25% अलग से ऐड करो या सीधे ऐड होने के बाद वैल्यू निकालनी है तो 158,334 का 125% निकाल दो, ये 197,918 आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद बाकी चीजें करेंगे। बाकी क्या सर, अब हम चेक करेंगे हमारे जो स्टेप्स होते थे, अगर आपको याद हो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अगर मैं याद दिलाऊं तो स्टेप 1 में क्या देखते थे कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर कितना है, ये है 197,918। देन वी हैव सम इंश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस करवा रखा है हमने, शायद 2.5 लाख बोला हुआ था। यस सर। यस सर। तो बताइए एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है या नहीं है। नहीं है सर। हेंस एवरेज क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है सर। चलो जी, अब तो बिल्कुल वैसे ही होगा, कोई कुछ नहीं, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। स्टेप सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर 197,918 लेस करोगे स्टॉक सैल्वेज। कितना स्टॉक बचा लिया था हमने, क्वेश्चन की बिगिनिंग में दिया है। 65,000। स्टॉक सैल्वेज है 65,000, राइट, 65,000। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, लॉस ऑफ स्टॉक 1,32,918। 1,32,918। ओके राइट। स्टेप थर्ड, अब यहाँ से हमें निकालना है इंश्योरेंस क्लेम कितना डिमांड करेंगे। इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट फॉर लॉस ऑफ स्टॉक विद इंश्योरेंस कंपनी, सिंस कोई एवरेज क्लेम नहीं है तो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ था उतने का ही क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं। तो 1,32,918, 132,918, 132,918। तो ये हमारा केस 1 हो गया जब वैल्यूएशन फीफो के हिसाब से हो। इसको करें, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। जब हो जाएगा तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। Done. जी बेटा, बाकी लोग बताओ। डन सर। ओके, तो इसमें हमने किया क्या है बेटा, इसमें पहले आपको देखना प्रोसीजर चेंज कहाँ पर हुआ है। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही बनाया है ना,
पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बना है, पिछले साल का जीपी रेशियो निकाला है, ये भी पहले की तरह सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस फिर हम क्या करेंगे, जब करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें परचेज और सेल्स की फिगर को ओल्ड रेट पे कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। करंट ईयर का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसमें परचेज के रेट को और सेल के रेट को ओल्ड रेट पे कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको इसमें याद रखना है। तो देखो ये मैंने कन्वर्ट किया है, ये भी मैंने कन्वर्ट किया है ना, इनको मैंने ओल्ड रेट पे निकाला है। ये 640 ओल्ड रेट के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है और ये भी सेल्स ओल्ड रेट के हिसाब से कन्वर्ट हुई है। अब जीपी रेशियो हम ओल्ड वाले सेल के रेट पे लगा देंगे, जो सेल्स कन्वर्ट करने के बाद आएगी उस पर जीपी रेशियो लगाना है, क्योंकि ये जीपी रेशियो पुराने परचेज प्राइस पुराने सेल प्राइस के हिसाब से है। तो जब 23% पुराना है तो ये पुरानी वैल्यू पे लगेगा, इसलिए सेल को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारे पास जीपी जो आया वो पुराने रेट के हिसाब से आया। अब ये सारी वैल्यू ओल्ड रेट पर है, परचेज भी ओल्ड रेट पर है, वेजेस भी ओल्ड रेट पर है, जीपी भी ओल्ड के हिसाब से है, सेल भी ओल्ड के रेट पर है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी निकलेगा ये ओल्ड रेट पे निकलेगा। बट क्योंकि हम फीफो से वैल्यू कर रहे हैं, फीफो में जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो आउट ऑफ फ्रेश परचेज ही बचेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि फीफो वाले में आपको पता है, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें ओल्ड वाला पहले बिकता है। तो करंट ईयर में जब हमने बेचना स्टार्ट किया होगा तो पुराने स्टॉक को सबसे पहले निकाला होगा, जो भी बच गया होगा वो नया नया वाला ही बचा होगा। इसलिए इस नए वाले को अब नए वाले प्राइस पे लाएंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकला है वो तो ओल्ड वाले प्राइस पे निकला है, उसको 25% बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद नए रेट पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। आगे का प्रोसीजर सेम है, अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन करनी पड़ती, जो कि हमने इसकी फर्स्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। अब केस 1 करके चलेंगे। पहले मैंने केस 1 से किया था, है ना, एज्यूम किया था कि इसमें फीफो चल रहा है, राइट। केस 1 से किया था पहले हमने। अब इसी को हम केस 2 से सॉल्व करते हैं। आंसर दोनों में डिफरेंट आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कॉस्टिंग में आपने पढ़ा हुआ है, सेम डेटा को अगर फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज अलग अलग से करते हैं तो आंसर आपका अलग आता है। केस 2 एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा कौन सा करना है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ ना बोला हो तो कोई भी लगा सकते हैं, कुछ ना बोलो तो कोई भी लगा सकते हैं। वैसे फीफो वाला ठीक रहता है, फीफो वाले में थोड़ा जो कह सकते हैं कि जो लेवल है क्वेश्चन का, मतलब कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा आसान है। कुछ ना बोला हो तो आप मतलब प्रेफर करो कि फीफो से कर लो, ओके। अदरवाइज जहाँ बोला है वेटेड एवरेज लगाना है तो वहाँ तो वेटेड ही लगेगा। वैसे चॉइस होती है किसी भी करो, फिर भी फीफो वाला प्रेफर करना क्योंकि आसान है थोड़ा सा। केस 2 assuming that stock is valued by weighted average cost method। अच्छा, फीफो में तो मैंने ये माना कि पुराना वाला सबसे पहले बेच दिया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक में जो भी बचेगा वो आउट ऑफ फ्रेश परचेज ही बचेगा। वेटेड एवरेज में क्या होता है बेटा कि सपोज वही मैंगो वाला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट डे आपने 100 रुपए किलो के हिसाब से कुछ मैंगो खरीदे, बाय द नाइट कुछ मैंगो आपने कंज्यूम कर ली और 1 किलो मैंगो अभी भी आपके पास पड़े हुए, है ना। 1 किलो मैंगो जो 100 रुपए के रेट पे खरीदे हैं वो फर्स्ट डे रात के एंड में आपके पास पड़े हुए हैं। उसके बाद आप सब लोग सो गए, नेक्स्ट डे दोबारा से बिगनिंग हुई, फिर दोबारा से आपके जो पेरेंट्स हैं सपोज मान लीजिए वो 5 किलो मैंगो और ले आते हैं और 5 किलो मैंगो अब 120 किलो के हिसाब से लाएं, ठीक है। अब वेटेड एवरेज में होता क्या है कि जो पुराना स्टॉक है और जो नया स्टॉक है उसको आपस में मिला दिया जाता है। मतलब कल के 1 किलो आम और आज के फ्रेश 5 किलो आम उनको आपस में मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो अब नया मिक्सचर आया उसमें कौन सा पुराना वाला है और कौन सा नया नया वाला, आपको पता ही नहीं चलता। इसका मतलब अब जो आम आप खाओगे, है ना, मैं यहाँ कह सकते हैं कि मतलब बेचने के बदले अभी खाने की बात कर रहा हूँ। सेकंड डे आप जो आम खाने क्या नाम है कि मतलब बेचोगे, आम आम खाने आप जो मतलब बैठोगे तो कुछ आम पुराना वाला खाओगे, कुछ आम नया नया कुछ आम नया नया वाला खाओगे। और जो आम सेकंड डे बच जाएंगे, मान लो 2 किलो फिर बच गया, उसमें से कुछ आम आपका पुराना वाला होगा, कुछ आम आपका नया नया आपका कुछ आम आपका नया वाला होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है वेटेड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है
उसमें कुछ पोर्शन पुराना होता है, कुछ पोर्शन नया होता है, ठीक है। वेटेड एवरेज में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा दैट विल बिलोंग टू बोथ ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज फ्रेश परचेज। उसमें कुछ पोर्शन फ्रेश परचेज का होगा, उसमें कुछ पोर्शन ओपनिंग स्टॉक का होगा। लेकिन हमें ये बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बाइफरकेट नहीं करना कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना पुराना कितना नया, क्योंकि बाइफरकेट करेंगे तो वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम बाइफरकेट नहीं उसको करेंगे। हम उसके अलावा कोई और तरीका लगाएंगे कि बिना बाइफरकेट करे हमारा काम चल जाए। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो in this method closing stock on day of fire would consist of old as well as fresh purchases, दोनों का होगा। So we have to adjust GP रेशियो, इसमें पिछले साल के GP रेशियो को एडजस्ट करना पड़ता है। So we have to adjust GP ratio of previous year, GP ratio of previous year according to changes in rate of purchase and sale। इसमें हम पिछले साल के क्या करेंगे, जीपी रेशियो को चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखना है। तो ये तो मैंने आपके लिए लिखा है, अगर एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये दिमाग में रखना है आपको कि इसमें ऐसा होता है। सबसे पहले हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सर ये सेम बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ से जीपी रेशियो 23% ही निकलेगा। तो वैसे तो मुझे ये बनाना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट तो पहले सेम बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19, ठीक है बेटे। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, जो ऊपर है वो एज इट इज नीचे आएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो लिख सकता था जीपी रेशियो सेम एज केस 1, लेकिन फिर कई बार याद नहीं रहता बच्चों को, इसलिए मैं पहले बना रहा हूँ। चलो आप लोग भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है पिछले साल का, पिछले साल की परचेजेस, पिछले साल की वेजेस, पिछले साल की सेल्स और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। सो कितना कितना है ये, अगर मैं देखूं 40, 13, 60, 2 लाख और 20 लाख और 60,000, 40, 13, 60, 2 लाख। चलो 40, 13 लाख 60,000, 2 लाख, देन 20 लाख, और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये कितना था पिछले साल का, 60,000, 60,000। तो क्या जीपी आया था बेटा, शायद 4,60,000 आया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यस 4,60,000। तो ये तो सर पहले भी किया था, मैंने कहा हाँ ये सेम बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जीपी रेशियो भी पहले सेम ही निकलेगा, प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं सेम। तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, 4,60,000 बाय 20 लाख इंटू 100। अब सर यहाँ से असली खेल होगा, वो ममता बनर्जी क्या बोलती थी इलेक्शन में, अब खेला हो गई, अब असली खेल चलेगा यहाँ से, है ना। ममता बनर्जी जी दीदी क्या बोल रही थी, अब खेला हो गई, अब खेल होगा। देखो पहले 23% तो निकाल दिया हमने 23% तो निकाल दिया। अब क्या करेंगे, फीफो में हम ट्रेडिंग अकाउंट को पुराने रेट पे बना रहे थे, क्योंकि हम मान रहे थे कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो पुराना वाला ही बचेगा। लेकिन वेटेड एवरेज में जो स्टॉक बच रहा है उसमें पुराना और फ्रेश दोनों है। अब क्या करेंगे, असली काम यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो
अब यहां से हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड और आई शुड से रिवाइज्ड जीपी रेशियो। अब यहां से हम रिवाइज जीपी रेशियो निकालेंगे। कैसे? दो कॉलम बनाए मैंने, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैंने माना लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो पिछले साल का 100 रुपए है, एज्यूम कर लिया। सॉरी, कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस। 2 मिनट को ठीक करेंगे इसको। मैंने माना पिछले साल का जो सेल प्राइस था 100 रुपए था। मैंने माना पिछले साल का जो सेल प्राइस था वो 100 रुपए था, एज्यूम कर लिया मैंने। चलो जी, इसमें से लेस करो ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल बेटा जीपी रेशियो कितना है? पिछले साल का जीपी रेशियो है 23%। पिछले साल अगर हम कोई आइटम 100 रुपए में बेच रहे थे तो उसमें 23 का प्रॉफिट हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इस 100 का 23% निकाल दूंगा तो कितना आएगा? 23, 23 आएगा। अब आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, अगर कोई आइटम 100 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें 23 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 77। 77, राइट सर। जो आइटम हम 100 रुपए में बेच रहे हैं उस पर 23 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे पिछले साल, तो पिछले साल उसका कॉस्ट प्राइस, आई शुड से परचेज प्राइस, उसका जो परचेज प्राइस था पिछले साल वो 77 रहा, राइट। अब सर देखना, करंट ईयर में सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोला हुआ है? करंट ईयर में सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोला हुआ है? करंट ईयर में सेलिंग प्राइस के बारे में कहता है, इफ आई गेट बैक टू माय क्वेश्चन, कहाँ गया भैया, ये रहा सर। करंट ईयर में सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोलता है? कहता है रेट्स ऑफ सेल्स हैव गॉन अप बाय 20%। करंट ईयर में सेलिंग प्राइस आपका 20% बढ़ गया है। तो मेरे बच्चों, अगर कोई आइटम हम पिछले साल 100 रुपए में बेच रहे थे और इस साल, हम इस साल आ रहे हैं, इस साल ये आइटम 20% बढ़ चुका है, तो मुझे बताइए 20% बढ़ने के बाद, 20% बढ़ने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% बढ़ने के बाद ये चीज कितनी हो जाएगी? 120 की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा परचेज प्राइस को भी देखो, करंट ईयर में परचेज प्राइस भी तो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो कहता है करंट ईयर में परचेज प्राइस 25% बढ़ गए हैं। तो जो चीज पिछले साल 77 की थी, अगर इस साल 25% बढ़ गई है तो कितने की हो गई होगी? जो चीज पिछले साल 77 की थी, करंट ईयर में 25% बढ़ चुकी है, तो कितने की होगी? तो या तो 77 का 25% निकालो और फिर उसमें ऐड करो, या सीधे मैंने कहा 96.25। सीधे मैंने कहा 125% निकाल दो, राइट। कितना आया? 96.25। अब देखो सर, करंट ईयर में सेल वैल्यू 120 रुपए की है, कॉस्ट प्राइस 96.25 का है, तो बताइए प्रॉफिट कितना होता होगा? इस हिसाब से प्रॉफिट कितना होता होगा? ये निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से। तो 120 में से 96.25 माइनस करो, 23.75। 23.75। करंट ईयर में 23.75 का प्रॉफिट होता होगा। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एडजस्टेड जीपी रेशियो। एडजस्टेड जीपी रेशियो फॉर करंट ईयर, सॉरी नॉट प्रीवियस ईयर। तो फॉर्मूला वही है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 23.75, सेल आई है 120 इंटू 100। बताइए, यहाँ से नया जीपी रेशियो आएगा, डेसिमल में आएगा तो पॉइंट के बाद दो नंबर तक राउंड ऑफ करके बताना कितना आता है। 19.79। 19.79। 9 के बाद क्या है, मतलब ये पूरा क्या था एग्जैक्ट? ठीक है, 1 ही है तो 19.79 रहने दो। तो 19.79% ये हमारा रिवाइज जीपी रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? ये जो मैंने किया वर्किंग, ये समझ आया या नहीं आया?
प्रीवियस ईयर में सेल प्राइस को 100 मान लिया, प्रीवियस ईयर में जीपी 23% था तो 23 हो गया, प्रीवियस ईयर की कॉस्ट 77 हो गई। अब हम क्या करेंगे, पिछले साल का जो सेलिंग प्राइस है उसे करंट ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये 100 चेंज करना पड़ेगा और ये चेंज करना पड़ेगा। इसमें जितना जितना इंक्रीज हो गया उसके हिसाब से नया निकाला, ये निकाला, और इसके बाद फिर जो बचा बेटा ये हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, है ना। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर से निकाला। फिर यहाँ से नया जीपी रेशियो आ गया 19.79। बताओ क्लियर है या नहीं एवरीवन? यस सर। ये बेटा बाकी लोग बताइए। यस सर। चलिए यस सर। ओके, अब यहाँ से हम करंट ईयर पे आ जाएंगे सर। अब करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसमें सभी आइटम फ्रेश रेट पे आएंगे। अब उनकी वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फीफो वाले में हम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट पुराने रेट पे बनाते थे, वेटेड में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पुराना भी रहने दो, नया भी क्या नाम है रहने दो, क्योंकि हमने जीपी रेशियो को चेंज कर दिया। तो फ्रॉम किस डेट से, 1/4/19 से लेकर 16/6/2019 तक, मतलब अप टू डेट ऑफ फाइल। पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, तो सबसे पहले करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना था, शायद 60,000 था। यस सर। 60,000 है, और परचेज 8 लाख, देन 1 लाख, फिर 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 60,000 का। परचेज नए रेट पर 8 लाख की है, मैंने कहा 8 लाख ही रहने दो, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। वेजेस के तो रेट सेम है ना, रेट सेम है 1 लाख। पिछले साल लेबर को जो रेट देते थे पर घंटा या पर पीस के हिसाब से, वो रेट सेम है हमारा। सेल्स 10 लाख है। अब यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सर लास्ट ईयर की वेजेस 2 लाख है। करंट की ले लिया ना अब हमें, ये हम करंट का बना रहे हैं। ओके सर, ओके सर। करंट ईयर की तो कितनी है, 1 लाख की थी, ठीक है, राइट। अब यहाँ से लास्ट ईयर की वेजेस जो थी वो अमाउंट में 2 लाख है बेटा, क्योंकि पिछले साल 12 महीने काम हुआ है। इस साल क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से केवल आग लगने तक का काम हुआ है, तो उस टाइम पीरियड में 1 लाख की हमारी वेजेस हुई है। बाकी जो हमारी वेजेस है वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से भी चेंज होगी, बट वेजेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वेजेस के रेट में कितना चेंज हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं वेजेस का रेट जो पिछले साल था वही वेजेस का रेट हमारा इसी साल भी होगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने। तो 1 लाख की अमाउंट 1 लाख ही ले लेंगे, राइट। 10 लाख पे जीपी रेशियो निकालो नया वाला, ये आया 19.79। अब नई वाली सेल पे नया वाला जीपी रेशियो निकलेगा 19.79, तो ये आ जाएगा 1,97,900। इज इट? यहाँ से, और यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक निकालो। $197,900। $1,57,900। 1,57,900। बाकी लोग भी चेक करें। ठीक है सर सर। सही है सर। ठीक है, 157,900 ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब इसके बाद सेम होगा। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक को हमने चेंज नहीं करना है, इसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैंने कहा वेटेड वाले में जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, जो आम बचेंगे आपके पास, पुराने वाले भी बचेंगे, नए भी बचेंगे। तो 157,900 के अंदर कुछ पुराना है कुछ नया है ना, हमें उसको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीपी भी हमने एडजस्ट कर लिया है कि जीपी कुछ पुराने वाले का है और कुछ नए 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 वाले का है। जो सेल हुई है ये कुछ पुराने वाले की हुई है, कुछ नए नए वाले की हुई है। जो बचेगा कुछ पुराना होगा कुछ नया होगा, बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ऐसे ही।
वेटेड के वैल्यू वेटेड एवरेज के हिसाब से इतनी वैल्यू बनती है। अब यहाँ से स्टेप फॉलो होंगे हमारे, जो हम करते थे हर बार। क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, ठीक है। यहाँ पर 25% नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना। फीफो में क्योंकि हमने इन्वेंट्री ओल्ड रेट पे निकाली थी, इसलिए उसको बढ़ाना पड़ता था। इसमें हमने ओल्ड रेट नहीं लिए, नए वाले रेट लिए। तो 157,900 ये आपकी हो गई, कह सकते हैं स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर। सम इन शॉर्ट 2.5 लाख का है, तो कह सकते हैं कि मतलब सफिशिएंट है। हेंस एवरेज क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। तो एवरेज क्लॉज हमारा यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेप सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर 157,900। स्टॉक सैल्वेज, तो स्टॉक हमारा जो सैल्वेज है वो है 65,000 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर लेगा स्टॉक सैल्वेज इतना ही है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल लॉस आ जाएगा 92,900 98,900 92,000 92,000 92,900 बेटा, चेक कर लेना 92,900। देन स्टेप थर्ड इंश्योरेंस क्लेम कितना मांगेंगे हम? एक्चुअल लॉस के बराबर, क्योंकि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ फायर। तो ये बराबर होगा एक्चुअल लॉस के, बिकॉज देयर इज नो एवरेज क्लॉज। तो 92,900 बयाने पे 900 आ गया, 92,900। इतना लिख लीजिए। तो अभी इसमें लेकिन सारी वैरायटी नहीं हुई है। हमने कितने सारे केस कर लिए देखो। पहला जब जीपी रेशो नहीं दिया होता, पहला जब हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता तो जीपी रेशो आ देते हैं। फिर बताया जीपी रेशो नहीं दिया होगा तो पिछले साल का बनाना पड़ेगा। फिर जीपी रेशो में भी बोल देगा परचेज के रेट चेंज हो गए हैं, सेल के रेट चेंज हो गए हैं, तो दो सिचुएशन है वो भी देखी। अब अभी भी इसमें एक वैरायटी और है, वो है इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, है ना। तो वो भी हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम भी देख लेते हैं कि एग्जाम में जितना मैंने अब तक कराया है उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा, दैट इज इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम, वो चीज और ये वाले केस कंबाइन करके देता है। फिर भी हम एक बार देखते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अब तक ऐसा आया होगा जो हमने अब तक सीखा है उसके ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। 2 मिनट वेट करेंगे, मैं ओपन कर रहा हूँ स्कैनर। बाकी जिनका क्या नाम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है बच्चों का, आज शाम को मैं अराउंड 9-10 बजे के आसपास एक्टिवेट कर दूंगा। तो उसमें ये सारा चैप्टर ऑलरेडी पहले से रिकॉर्डेड, पहले से ही, ऑल्दो लाइव चल रहा है, लेकिन इसके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं पहले से ही, कॉन्सेप्ट भी। तो आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो अगर मुझसे आगे आगे चलना हो तो, ठीक है। 2 मिनट वेट करेंगे, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। चलो एक मुझे छोटा क्वेश्चन दिखा है, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये आप सॉल्व करोगे।
जी, एक छोटा क्वेश्चन है बेटा, ये खुद करना है आपने। इसको करो तब तक मैं नया क्वेश्चन ढूंढता हूँ और मुझे इसका आंसर बताओ। पढ़ो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। करो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, और उसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। आया बेटा किसी का आंसर? 1,55,000. 1,85,000। 1,55,000. 55,000 ठीक है, अभी देखता हूँ, मैच करता हूँ ये आंसर आ रहा है नहीं। सर 1,55,000। ठीक है, आपका भी 155 ही आ रहा है। ओके, लेट मी चेक। यस, करेक्ट आंसर इज 1,55,000। 1,55,000 का आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, दो नंबर का, कुछ नहीं करना, बस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगाना है। ठीक है, सिंपल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लगेगा। सबसे पहले ये चेक करो क्लोजिंग स्टॉक डे ऑन फायर कितना है, सम इन शॉर्ट कितना है, एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद फिर एक्चुअल लॉस निकालो, और फिर एवरेज क्लॉज में कैसे करते थे, एक्चुअल स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय सम इन शॉर्ट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन डे ऑफ फायर, वो लगा के वहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने इसमें लिखा है, तो वो करते हैं अभी, उसको मैंने सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन और है आपके एग्जाम में, वो भी मैं लेता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन और आया इसी का ही 2017 में, उसको भी पहले कॉपी कर लेते हैं और फिर दोनों क्वेश्चन करेंगे एक साथ, एक एक करके। आई मीन एक ये क्वेश्चन है, देन ठीक है, इसमें वो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जो अब तक के कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे।
ठीक है सर, जो अब तक के कंसेप्ट से हो जाएंगे वो बता रहा हूँ। कुछ एक दो क्वेश्चन और आए हैं इसके, बट उसमें एबनॉर्मल लॉस वाला कंसेप्ट है जो कि हमने भी डिस्कस नहीं किया है। बाकी स्कैनर आप लोग परचेज कर लें, अदरवाइज पीडीएफ तो इसका मैंने आपको दे दिया था। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने दे दिया था आपको, किसी पे नहीं हो तो मुझसे ले लेना या ग्रुप में बाकी बच्चों से मांग लेना। और देखता हूँ 3 क्वेश्चन मिल गए मुझे अब तक इसके। बस 3 ही क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन नए वीडियो में रिकॉर्ड हो ताकि अलग से मैं इसको ऐप में डाल दूँ। तो मैं क्लास एंड करके 5-10 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट करूँगा। ओके, तो अभी 8:23 हो रहा है, तो 8:30 पर 8:30 पे दोबारा मिलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेव करने के लिए मुझे क्लास क्लोज करना पड़ेगा। राइट, चलो 10 मिनट बाद मिलते हैं।